क्यों वो जो जाट रिजर्वेशन के तौर पर या फिर उनको ओबीसी में लाने की कोशिश नहीं कर रही, उसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है बार बार जाट समाज को? तो इसलिए आरक्षण का जो मुद्दा जाटों ने उठाया था, और जाटों ने वो आरक्षण का मुद्दा भी एक सिर्फ अपने लिए नहीं उठाया था। और कांग्रेस तो कहती कि हम जाटों का सबसे बड़ा समर्थन करते हैं, हम उनके सबसे बड़े हितैषी। और कांग्रेस अगर ये कहती है तो कांग्रेस ने कब जाटों का क्या किया? कांग्रेस ने तो कभी जाटों को तो विशेष रूप से कुछ किया ही नहीं। साथियों, देश का एक ऐसा प्रदेश जिस प्रदेश के कारण पूरे दुनिया में भारत का राष्ट्रगान सबसे ज्यादा सुना जाता है। मैं इस वक्त हरियाणा प्रदेश में हूं और हरियाणा प्रदेश में सियासत काफी ज्यादा अब विधानसभा चुनाव को लेकर गर्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, दोनों राजनीतिक पार्टियां एक निश्चित वोट बैंक को अपने पाले में लेने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन है, ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल बन चुका है। क्योंकि जिस तरीके से इस गठबंधन का जो जनाधार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में ये दोनों राजनीतिक पार्टियां किस मुताबिक अपने रणनीतियों को बदलेगी या फिर आखिर इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से इस गठबंधन को अनेकों अनेकों तरीके से जो कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये गठबंधन इन दोनों राजनीतिक पार्टियों को धराशायी करने के लिए मजबूती बना पाएगा या फिर नहीं, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इस वक्त हम लोग रोहतक के झज्जर में हैं और झज्जर एक जिला ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक भी है। हुड्डा यहाँ से आते हैं और हुड्डा की एक लंबे समय से यहाँ पर एक राजनीति देखी जाती है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प है कि ये जो तीसरा गठबंधन बना है, जो कि नया गठबंधन बताया जा रहा है, और बसपा और इनेलो का ये गठबंधन कितना ज़्यादा कारगर साबित हो पाएगा, क्या कुछ इसकी अभी तस्वीरें हैं और रणनीतियाँ इस गठबंधन को लेकर इस वक्त किस तरीके से हरियाणा प्रदेश में बनी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग तमाम, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद है, माहौल जानने की कोशिश करेंगे क्या किस गठबंधन को लेकर क्या कुछ रणनीतियाँ है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इस दोनों राजनीतिक पार्टियों के समय समय पर दिए जाने वाले जो वादे हैं वो हरियाणा में कितने पिछले 5 से 10 सालों में वो पूरे हो पाए हैं या फिर नहीं। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक के बाद एक सभी से हम लोग जानने समझने उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आखिर रुख क्या है, क्या कुछ माहौल है, वो तमाम बातें हम जानेंगे। सर, क्या बताएंगे, अभी ये बसपा और इन लोगों का जो गठबंधन है, क्या लगता है कि ये रोहतक जो इलाका है, खासतौर पर यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव भी जीत लिया है, क्या उसका असर नहीं लगता है? कितना कारगर देख रहे हैं गठबंधन को? माहौल सबसे पहले जब बताइए। यहाँ इन लोग को और बसपा का जो गठबंधन है, गठबंधन होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी घबराई हुई हैं। हमारे पूरा बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। क्या कारण लगता है, क्या रणनीति है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जाट वोट वो अभी भी तो हुड्डा के साथ बना हुआ है, ये भी तो एक बड़ा कारण है। नहीं लगता कि इससे जो वोट बैंक अपने पास नहीं आ पाएगा जी, बसपा और इन लोगों के पास? हमारे पास लोगों इन लोग और बसपा के गठबंधन पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और ये अक्षेत्रीय पार्टी है। इन लोग पार्टी अक्षेत्र के, इन लोग पार्टी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इन लोग पार्टी का और बसपा का प्रभाव है। और इन लोग और बसपा पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही मेहनतकश हैं, दिन और रात मेहनत करने में लगे हुए हैं और हम पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाने में सक्षम होंगे। ये तो गठबंधन जो है, ये तो नया नया गठबंधन बताया जा रहा है, क्या हो जाएगा ऐसा 2 महीने में? ये इनेलो और बसपा पार्टी का नया गठबंधन नहीं है। हमारा गठबंधन पहले भी हो चुका है और हम गठबंधन में हमने सीटें भी जीती हैं, एमपी की सीट भी जीती है। इनेलो बसपा के गठबंधन में बहुत ही हमारा गठबंधन कारगर सिद्ध होगा। मैं जब यहाँ पर हम तमाम लोगों से बातचीत किया, उनका ये कहना है कि ये गठबंधन जो है वो विश्वास नहीं बना पा रहा लोगों के बीच में, क्योंकि जिस तरीके से जो जेजेपी और फिर इन लोग का जो चीज़ें इसके पहले में हुई, इसके पहले भी गठबंधन हुआ, टूटा भी, तो इसके कारण अब वो जो विश्वास है वो नहीं बन पा रहा है। क्या लगता है इस बार वो चीज़ें हम, मतलब ये जो गठबंधन है वो अपने तरफ ले पाएगा, वो वोटों को ले पाएगा?
ये अब की बार जो ये गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन पूर्ण रूप से जब तक इन लोग और बसपा पार्टी दोनों रहेंगी, जब तक का गठबंधन रहेगा, आखिरी तक गठबंधन रहेगा। कुछ और काफी सारे लोग हैं, उनसे भी जानने समझने की कोशिश। सर क्या नाम? मैं पवन धनखड़, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी झज्जर जिला ऑफिस सेक्रेटरी हूँ। धनगढ़ जी बताइए कि अभी जो ये माहौल है, चुनावी माहौल, ये चुनावी माहौल में जो जाट वोट है, और इसके पहले 2016 में भी एक बड़ा आंदोलन भी हुआ, क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी लगातार जो मुद्दे उठा रही है, जिन मुद्दों को लेकर अभी विधानसभा चुनाव में भी है, क्यों वो जो जाट रिजर्वेशन के तौर पर या फिर उनको ओबीसी में लाने की कोशिश नहीं कर रही, इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है बार बार जाट समाज को? ये आंदोलन तो जो जैसे कई जातियां जो जाटों के समान जातियां थी, वही कार्य दूसरी जाति करती थी और वही कार्य जाट जाति कर रहे हैं। किसान वर्ग से संबंधित उनको जब आरक्षण मिल चुका है, तो फिर जाटों ने भी अपना अधिकार ये समझा कि हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि सेम जातियां हैं। किसान वर्ग से वे भी खेती करते हैं और जाट भी खेती करते हैं, और खेती आज जो है कोई बड़े स्तर पर किसी के पास नहीं है। जमीन आज जो है टुकड़ों के अंदर बट चुकी है। तो इसलिए आरक्षण का जो है मुद्दा जाटों ने उठाया था, और जाटों ने वो आरक्षण का मुद्दा भी एक सिर्फ अपने लिए नहीं उठाया था, उसमें भी कई जातियां और शामिल, 5-4 जातियां और शामिल करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसमें रोड हैं, बिश्नोई हैं और कई इस तरह की जातियां हैं जिनको लेकर के लड़ रहे थे। भाई इन जातियों को भी और हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस जब सरकार बार बार बना रही हरियाणा में, इस मुद्दे को क्यों उनके ऊपर में ध्यान नहीं दे रही, इस जाट रिजर्वेशन को लेकर? बीजेपी तो जहाँ कहीं भी, मतलब यहाँ जाट बाहुल एरिया है हरियाणा में, तो बीजेपी यहाँ जाट और नॉन जाट का खेल खेलना चाहती है। जहाँ मुस्लिम और हिंदुओं का बाहुल एरिया हो, तो वहाँ बीजेपी मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई लड़ा करके कामयाब होना चाहती है। तो बीजेपी तो इसलिए इस मुद्दे को क्यों उठाएगी, क्यों बीजेपी इसको आरक्षण को देगी। और कांग्रेस तो कहती कि हम जाटों का सबसे बड़ा समर्थन करते हैं, हम उनके सबसे बड़े हितैषी। नहीं, कांग्रेस ने पहली बात तो ये है कि हम राजनीति के में जात पात की राजनीति करते ही नहीं। और कांग्रेस अगर ये कहती है तो कांग्रेस ने कब जाटों का क्या किया? कांग्रेस ने जाटों का विशेष रूप से कब क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बल्कि एक बार चौरी देवीलाल की सरकार सेंटर में थी, यहाँ मास्टर हुकम सिंह लोकदल पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे। मास्टर हुकम सिंह ने जाटों को और ये जो दूसरी 4-5 जातियां हैं उनको आरक्षण दे दिया था। उनको आरक्षण 6 महीने तक वो आरक्षण लागू रहा। फिर चौधरी भजनलाल ने अपने किसी एक एमएलए से उसको कोर्ट में रिट करवा करके उसको तुड़वाने का काम किया था। तो कांग्रेस ने तो कभी जाटों को तो विशेष रूप से कुछ किया ही नहीं। ये जो गठबंधन हुआ है, बसपा से ही गठबंधन करने के पीछे का क्या कारण है? बसपा से गठबंधन करने का कारण ये है, अब बसपा भी जो है गांव के किसान और मजदूर की पार्टी है, और चौधरी देवीलाल ने भी हमेशा किसान की मजदूर की लड़ाई लड़ी है, और उधर बहन मायावती ने भी किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी है। तो ये दोनों वर्ग, किसान और मजदूर, जब अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये राज बदलने का काम करेंगे। और जैसे पहले भी हमारा गठबंधन हुआ है, किसान बहुजन समाज पार्टी और लोकदल पार्टी का पहले भी गठबंधन हुआ है। तो लोकसभा के अंदर उस टाइम हमने चुनाव लड़ा गठबंधन में, 4 सीटें जो है लोकदल पार्टी जीतने में कामयाब हुए थे, और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। तो ये दोनों जो है यूँ मान के चलो जैसे 2 पिटे हुए वर्ग हैं। दोनों ये जो है कांग्रेस और बीजेपी और सरमाएदारों ने
पीट रखे हैं दोनों वर्ग। किसान वर्ग की भी खूब जो है लूट मचाई है, किसानों के ऊपर भी और मजदूर के ऊपर भी शोषण शोषण किया है इनका, दोनों वर्गों का। तो आज ये दोनों शोषित वर्ग अगर इकट्ठे हुए हैं तो ये जो है सरकार बदलने में सक्षम होंगे। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत हम करेंगे। सर दिख रहा है? हाँ जी। सर ये जिस तरीके से हम ये लगातार गठबंधन को लेकर चर्चा कर रहे हैं, SC/ST का भी मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। यहाँ पर बहन मायावती ने भी तमाम बातें इस पर कही है। कितना आवश्यक हो जाता है इस चुनाव के दौरान बहन मायावती का इस तरीके से बयानबाजी करना? हरियाणा के अंदर में एक बड़ा बाहुल क्षेत्र है शेड्यूल कास्ट से जो बिलोंग करता है। अब उनकी भागीदारी किस तरीके से सुनिश्चित होगी? वर्गीकरण जो किया जा रहा है, जो यहाँ पर जो चमार और जो वाल्मीकि वाला जो कहने की खेल देखा जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपकी नेशनल चौपाल जो चैनल की टीम है और आपके सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप किसान और कमेरे की आवाज़ को बुलंद करने के लिए पूरे देश में जहां भी प्रोग्राम होते हैं, जहां भी धरने प्रदर्शन होते हैं, तो आप वहां पर पहुंचते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके टीम का और सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। आपने क्वेश्चन किया अभी वर्गीकरण को लेके, उस वर्गीकरण का जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है, उस फैसले को लेकर बसपा सुप्रीमो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी 3 से 4 दिन पहले, और उस पे बहन जी ने खुलकर बोला है। बहन जी तो हमेशा खुलकर बोलती है, और उस पर कहा है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है तो इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। इस पर जरूर पुनर्विचार माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें कांग्रेस और बीजेपी के जो वकील थे उन्होंने ठीक से पैरवी नहीं की, और उन्होंने ठीक से पैरवी नहीं की तो ये रिजल्ट आज उन सामने है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं किया गया, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के वकील थे उसमें। और जो ये फैसला जो आया है, इसमें मैं ये मानता हूं कि मान लिया भाई 9 से 10% जो लोग हैं वो थोड़ा सक्षम हो गए होंगे, लेकिन 90% तो आज भी वही के वही हैं। उनकी हालात तो बहुत दयनीय है, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो अभी ऐसा जो आदेश जो दिया है वो ऐसे आदेश की जरूरत नहीं थी। और ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हरियाणा में एक जो वाल्मीकि समाज है, उसका जो रुख है वो इस SC/ST के जो वर्गीकरण के मुद्दे को लेकर समर्थन में देखने को मिल रहा है, और बसपा की तरफ से इसका विरोध भी किया जा रहा है। बहन मायावती ने कहा है कि ये जो निर्णय है ये बदला जाए। आखिर ये जो बातचीत चल रही है या फिर ये जो समर्थन किया जाए, इसके पीछे की क्या कुछ वजह लगती? ये तार कहाँ से जुड़े हुए हैं आपके? देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है, ये हमेशा से ही जात पात की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। जहाँ हिंदू मुस्लिम बाहुमुल्ला एरिया है तो वहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। या हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं, अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर जातियों को लेकर राजनीति की थी इन्होंने। जाट आरक्षण को लेकर जाट और नॉन जाट को 2 भागों में इस बीजेपी सरकार ने बांटने का काम किया था। तो ये जो बीजेपी सरकार है, ये हर आधार पर जो भी इन्होंने चुनाव के टाइम, चाहे वादों की बात कर लीजिए, जो भी वादे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, गंगा को साफ करने का वादा किया था। मैं इनके वादों की जो लिस्ट आपको गिनवाना चाहूँगा, पेश करना चाहूँगा तो शाम हो जाएगी। इतने वादे इन्होंने किए थे, लेकिन वो सिर्फ खोखले वादे साबित हुए। इन्होंने जमीन पर कोई काम नहीं किया। आज देश के लगभग डिपार्टमेंटों को इन्होंने प्राइवेट कर दिया, निजीकरण के हाथों में दे दिया। अभी कुछ दिन पहले की मैं इसी हरियाणा प्रदेश की बात करूं, हमारा किसान वर्ग है वो धरने पर बैठा था MSP को लेके। जिस किसान को खेत में होना चाहिए, उस किसान को इन्होंने मजबूर कर दिया धरने पर बैठने के लिए। इन्होंने लगभग 750 किसान उसमें शहीद हो गए।
और ये बिल्कुल सरकार शांत रही। और उसमें एक तरफ कांग्रेस है, वो भी बिल्कुल शांत है। अभी लोकसभा के थोड़े दिन पहले चुनाव हुए, उस समय पहले की बात, तो वहाँ यहाँ जो चुनाव हुए पूरे देश में, उस समय श्री राहुल गांधी और यहाँ पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो एक तस्वीर लेके चले परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर की। उन्होंने कहा कि हम भारत के संविधान को बचाएंगे और बीजेपी सरकार है वो भारत के संविधान को खत्म करना चाह रही है। और आज ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है, ये जातियों में बांटने का जो फैसला आया है, ये समाज को तोड़ने का जो फैसला आया है, तो श्री राहुल गांधी चुप है। कोई ट्वीट नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। आज जो इनके और नेता है बिल्कुल चुप है। चाहे हरियाणा की बात करूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी चुप है, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी चुप है, कुमारी शैलजा की बात करूं वो भी चुप है। इनके तमाम नेतागण बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये SC ST वर्गीकरण को लेकर आखिर जो कांग्रेस का जो रुख है वो भी हमने जानने समझने की कोशिश की है। और भी साथी है। सर, क्या नाम है आपका, परिचय? डॉक्टर रविंद्र मलिक। डॉक्टर साहब, ये जो माहौल बनाया जा रहा है जिस तरीके से कांग्रेस के माध्यम से कि हम दलितों के, आदिवासियों के, जाटों के सबसे बड़े हितैषी है, क्या कारण होगा इसका? और क्या लगता है कि ये सही मायने में इनका नेतृत्व करती है या फिर इनके सही मायने में हितैषी भी है? जाटों का कांग्रेस पार्टी ने कभी भला नहीं किया। भला किया तो चौधरी देवीलाल ने किया, काशीराम जी ने किया। इन्होंने कभी जाट का धन भला नहीं किया। इन्होंने तो जाति पाति में बांट के और सरकार में लूट मचाई है। इन्होंने कभी जाति पाति का या किसी का इनका फायदा नहीं उठाया। क्या मुद्दे लगते हैं आपको? अभी हरियाणा में आप 10 सालों से देख रहे हैं जिस तरह से खट्टर की सरकार रही, अब OBC चेहरा भी ला लिया गया है, सैनी जी की सरकार बना दी गई है। क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको अभी चुनाव? ये जाति पाति के लिए बनाया है और जो OBC की वोट इनको मिल जाए। अगर धरातल पे देखो तो इस शहर में निकल के देखो, अगर आप किसी रोड से निकल जाओगे, अगर किसी की डिलीवरी होनी है तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, रास्ते में हो जाएगी। ये स्वास्थ्य केंद्रों की या फिर स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य केंद्र में तो कोई डॉक्टर है ही नहीं। इतने खड़े हैं झज्जर के चारों तरफ, किसी गांव से कोई डिलीवरी के लिए अगर लेके आएगा तो बच्चा रास्ते में हो जाएगा, उन खड़ों में ही हो जाएगा। हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तो वहाँ का डॉक्टर नहीं है, वो उसको रोहतक ही भेजेंगे। रोहतक जो होगा वो देखा जाएगा, रास्ते में कितना टाइम लगता है, क्या होता है। ये पिछले 10 साल का हाल है कि इसके पहले ठीक ठाक? पहले कुछ काम हुए थे, जब चौटाला साहब का राज था उस टाइम काम हुए थे। उन सड़कों पे आज थेगड़ी भी नहीं लग रही। और ये कहते भूपेंद्र ने काम किए, भूपेंद्र ने काम कुछ नहीं किया। भूपेंद्र ने सिर्फ अपना घर भरा और अपने यार दोस्तों के कारोबार चलवाए या बाढ़ के कारोबार चलवाए। हरियाणा के लिए कुछ नहीं किया। उस राज में जो काम हुए थे वो 10 साल और अब के 10 साल इनमें कोई काम नहीं हुआ। आप कहीं भी जाके किसी से पूछ लो, डंडोरा पीटते हैं 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, किसी के 15 रुपए नहीं आए। फिर कहते हैं ये जुमला था, जुमला था तो फिर ये जुमले का प्रधानमंत्री है क्या? इन्होंने कभी भला नहीं किया किसी जाति का। इन्हीं का एक MP था राजकुमार सैनी, पहले उसको बहका के 35-1 का नारा लगवाया, हरियाणा को जड़वाया, फिर उसको पार्टी से निकाल दिया। अब वो दर दर की ठोकर खा रहा है। ये यूज करते हैं और फेंक देते हैं। ऐसे इन्होंने JJP को यूज किया और उनको फेंक दिया। इन्होंने अपना घर बनाना है। JJP के पास जो वोट गया है, क्या लगता है इस बार वो वोट आएगा अपने पास? 99% वोट वापिस आ चुका है। क्या कारण है उसके पीछे? उनके पास तो कुछ है नहीं, उन्होंने तो लूट मचाई थी। लूट मचाने वालों को आदमी कितने दिन देगा? आपने कोई काम के लिए गया, उन्होंने बात ही नहीं की। वो एक बार धोखे से उनकी सरकार में 10 सीटें आ गई थी। जब अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिया किसानों के समर्थन में और दोबारा इलेक्शन लड़ा, तो जीत इसका सबूत है अगर लोग अभय सिंह के साथ हैं। वहाँ जाट जाट नहीं, हर जात है, हर जाति है वहाँ इलाहाबाद में। ये नहीं कि वहाँ जाट ही हैं सारे, तो सब जाति ने वोट दिया तभी तो बने। और अब ये कहीं से बन नहीं सकते। JJP वाले कहीं से लड़के देख लो, किसी से समझौता करके देख लो, ये कहीं से नहीं बन सकते। हरियाणा की बेटी आज ओलंपिक में है, विनेश फोगाट, आप बखूबी जानते हैं।
दिल्ली की जंतर मंतर की सड़कों पर जिस तरीके से उन्हें घसीटा गया, 2023 की घटना 2024 में ओलंपिक में हो जाती है, मात्र 100 ग्राम के लिए कहने के उनसे गोल्ड छीन लिया जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाती है। इस पर क्या प्रतिक्रिया? उस उसमें ये जो साजिश है ना, क्योंकि जो लोग थे उन्होंने बाइट दी, अगर वो जो वहाँ इनको घसीटा गया, इसने अब ये कर दिया, आगे ये गोल्ड मेडल लेके आएगी, तो उन्होंने रातों रात ये सेटिंग की आगे इसको कैसे निकाला जाए। और अब ये कह रहे हैं कि हम इसको राज्यसभा में भेज देंगे, भूपेंद्र हुड्डा जी। राज्यसभा में तो नीरज चोपड़ा जीत के आया था, उसको क्यों नहीं भेजा? वो भी तो गोल्ड जीत के आया था जब इनकी सरकार भी थी। अगर इसको भेजना चाहते हैं विनेश को, तो सरकार तो कई राज्यों में है इनकी, वहां से भेज दो ना। नोमन तेल वगैरह ना राधा नाचेगी यहाँ। ये ऐसा, ये बयान के पीछे का कारण? वो बयान यूं ही दे रहे हैं कि ये वोट आ जाए हमारे, और कोई कारण नहीं है। अगर राज्यसभा भेजना है तो आप कहीं से भेज दो। जब तो उन्होंने अपना लड़का भेज दिया, जब चोपड़ा का नंबर था। अगर वो खिलाड़ियों को भेजना चाहते तब भेज देते। कल भाई अभय सिंह ने कहा कि हम इनको इतना, अब जब वापस आएगी तो इसको इतनी राशि देंगे नगद, जो हिंदुस्तान में किसी प्रदेश ने नहीं दी। विनेश जी, अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसको लेकर बसपा और इन लोग गठबंधन मजबूती से कहने का चुनावी मैदान में संकल्प पत्र जारी किया गया है। ये संकल्प पत्र काफी कुछ कहता है और काफी चौंकाने वाली भी चीजें संकल्प पत्र में है, वो भी हम चर्चा बातचीत करेंगे। जी सर, शुरू है ना? आ रहा है? बिजली मुफ्त देने की बात की जा रही है इस गठबंधन के जरिए, कैसा संभव हो पाएगा पूरे प्रदेश में बिजली मुफ्त? देखिए बात क्या है, आपके चौधरी अभय सिंह चौटाला जो कहते हैं वो करते हैं, और हकीकत में वो जुबान के धनी है। और हम ऐसा करके दिखाएंगे, यदि हमारी गठबंधन की सरकार हरियाणा के अंदर बनती है तो 100% हम बिजली मुफ्त देंगे। कैसा, वो नीति क्या होगी, कैसी रण? सोलर सोलर का जो है सिस्टम है, उसके उसके जरिए जो है ना हम हरियाणा के जो लोगों को बिजली फ्री देंगे, सोलर अलाट करवाएंगे। 80% जो है ना सब्सिडी सेंटर सरकार देती है, और 20% जो है ना हमारी, जैसे हमारी सरकार बनेगी हरियाणा के, 20% हम देंगे और बिजली फ्री करेंगे सबकी। गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात की जा रही है, यहाँ पर तो मोदी जी सब्सिडी की बात कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल हो पाएगा, कैसे संभव? देखिए यदि हमारी सरकार बनती है तो मैंने पहले ये बोल दिया कि हम जो है ना, जो हम काम में विश्वास रखते हैं, जो हम कहते हैं उसको हम पूरा करके दिखाते हैं। यदि हरियाणा प्रदेश के अंदर ये गठबंधन की सरकार बनती है तो हम जो है भरा हुआ सिलेंडर देंगे। ये तो इनके तो जुमले थे, इन्होंने तो फ्री सिलेंडर बांटे, लेकिन आज सिलेंडर की जो गैस के जो दाम है उसको देखिए आसमान छू रहे हैं। लेकिन यदि हमारी गठबंधन की सरकार बनती है तो हम हर महीने जो है हर परिवार को 1 सिलेंडर भरा हुआ देंगे। और क्या क्या संकल्प इस पत्र में, क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से गठबंधन अभी चुनावी मैदान? देखिए यदि हमारी गठबंधन की सरकार बनती है तो हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, और हम उन मुद्दों को जो है पूरा करेंगे। जैसे बुढ़ापा जो पेंशन है वो 8,500 रुपये 7,500 रुपये है, और हर बेरोजगार, सबसे बड़ी बात क्या है कि रोजगार की बात है। आज हरियाणा प्रदेश का जो युवा है वो बेरोजगार के दर बदर की जो ठोकरें खा रहा है, और अच्छी शिक्षा का जो है ना प्रावधान हरियाणा के अंदर होना चाहिए। चिकित्सा के ऊपर हम काम करेंगे, और हरियाणा के हर घर को हम एक युवा को जो है रोजगार देने का काम करेंगे यदि हमारी सरकार बनती है। और यदि मान लो कि किसी घर के अंदर 3 युवा हैं और उस घर में एक को हमने नौकरी दे दी, और जो 2 बच के तुमको हम जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो काफ़ी सारी जो है ना हमारे घोषणा पत्र के अंदर हमने घोषणा की है, और उनको हम पूरा करेंगे। तो ये हमने तमाम चीजें जो जानने समझने की कोशिश की है कि आखिर हरियाणा में जो होने वाले विधानसभा चुनाव है और बसपा और इन लोग जो गठबंधन है, वो तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ कांग्रेस के तमाम रणनीतियों और नीतियों को लेकर सीधे आंख में आंख डालकर बात कर, आखिर ये कितना कारगर साबित हो पाएगा, ये तो जब परिणाम आएंगे तब ही पता पड़ पाएगा।